आइए हम ये प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आए, बल्कि ये प्रार्थना करें कि हम उसका निडरता से सामना करें। नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। मैं कनुप्रिया, प्रिंस सिविल सर्विस विंग की छात्रा, आज के इस स्पेशल इंटरैक्टिव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र की रूपरेखा निर्धारित की गई है आपके लिए और हमारे नव प्रवेशित फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए। दिस इंटरेक्शन इज बिटवीन आवर enthusiastic first year students and our well experienced third year mentors. So please feel free to ask your question, and without getting further delay, let us dive into the conversation. So पहला मौका मैं देना चाहूँगी वाजिफा को। हेलो अंशुदी, दिस इज़ वाजिफा फ्रॉम BA फर्स्ट ईयर। मेरा क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी जब भी CSE का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तब उसमें 13 लाख प्लस स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। हर एक सीट पे 1000 ऑफ स्टूडेंट्स को मतलब पीछे करना काफ़ी टफ कंपटीशन हो जाता है। सो एट दैट टाइम इफ़ फॉर सम रीजंस यू आर अनेबल टू डू सो दैन व्हाट इज़ योर प्लान बी? ये प्लान बी होना भी चाहिए या नहीं? राइट वाजिफा, सो दैट्स एन प्रीटी गुड क्वेश्चन कि प्लान भी होना चाहिए या नहीं। सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अगर एक चक्रव्यूह है और हम अभिमन्यु की तरह उसमें फंस चुके हैं तो हमारा प्लान बी हमें अर्जुन की तरह उसे निकालने में मदद कर सकता है। जैसा कि आपने बताया, यूपीएससी एग्जामिनेशन इज़ हाईली कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। 1000 बच्चों को एक सीट पे पीछे छोड़ना और इसकी सक्सेस रेट इज़ इवन लेस देन 1%। तो अगर हमारे पास प्लान बी है तो ये हमारे करियर की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों को इंश्योर करता है। लेकिन सिक्के के दो पहलुओं की तरह इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि ये हमें करियर ओरिएंटेड से करियर डाइवर्जन की तरफ शिफ्ट कर सकता है, दैट इज़, और फोकस ओरिएंटेड से फोकस डाइवर्जन की तरफ शिफ्ट कर सकता है। सो हमें हमारा प्लान भी ऐसा चुनना चाहिए जो हमारे करियर के साथ इनलाइंड हो और हम दोनों को एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। सो जैसे कि आपने मेरे प्लान बी के बारे में पूछा, सो आई एम परस्यूइंग इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ BA B.Ed। सो इसका फ़ायदा ये है, इंटीग्रेटेड कोर्स में कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं एंड इन द 4th ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन हमारा 7 दिन का कैंप भी लगता है ऑफ दिस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। सो वो हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ को आगे निकालने में मदद करता है। एंड B.Ed के कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस भी है, जैसे कि फॉर नेम फ्यू, if I'll name few, there peace education, knowledge and curriculum जो ethics और essay writing में हमारी हेल्प करता है। So I have a plan B, so I think it should be there. हेलो अंजलि दी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि यूपीएससी जर्नी में को करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है? Okay. So, my dear junior, we do not live with marks and grades. We live by skills. And skills are not necessarily acquired by sitting in class and studying those academic records. They are important. But your real attitude, your real skill set is set when you participate in various dynamics of activities, which could open your personality, which could enrich your perspective by giving you a various leverage or various opportunities at hands for the best. Your academic reports will give you grades, but to set your right attitude, you need to participate in various curricular activities. It is when you participate in various curricular activities like dramatic activities or oratory competition, it gives you you acquire the ability to express yourself well. Therefore, I don't think extracurricular activities are extracurricular activities. These are a prerequisite to lead a successful life. अगर आप अतिरिक्त गतिविधियों में मन लगाकर हिस्सा लें तो स्वयं को बेहतरीन कल के तैयार कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं सारे सबक किताबों से सीखे जाएं, कुछ सबक ज़िंदगी भी सिखा देती है। तो अनुभव के लिए तैयार रहें और वो अतिरिक्त गतिविधियों से भी आती हैं। थैंक यू। Well said, Anjali, about the importance of co-curricular activities. So, राघवेंद्र, क्या आप बताना चाहेंगे कि आप ऐसी कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं जो इस लॉन्ग जर्नी में आपकी हेल्प करने वाली हैं? मेरी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं सिंगिंग और ताइक्वांडो। नमस्कार, तो मेरा सवाल काजल दीदी से रहेगा। मेरा सवाल इस तरीके से है कि अगर आपका ये जो आपका सपना है सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का, अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो इसके आगे के आपके क्या विचार हैं? और आज की आपकी एक्सपीरियंसेस को देखते हुए आप अपने आप को आने वाले 5 सालों में कहाँ देखते हो? See, before moving further, I want to clarify that whether it is 5, 10 or 15 years, no matter. The ultimate goal of life is happiness.
and what does it mean to happiness, it differs from individual to individual. And now I proceed to a question, my thought on life after IS. So my thought would be more clear if I know the purpose that why I'm joining this service. And in my case, I can't afford monotonous life for my rest of the life. So after clearing this exam, I will be on the other side where I will live my life fully, which is full of excitement and challenges as well, no doubt. But instead of that 9 to 5 job, because in this service offers you much more than that. Here in the context of civil service, it is said that your upcoming hours will never be decided. And because here maybe on the first day you are dealing with the inspection, maybe on the second day you are dealing with the rights in your area, and maybe on the third day you are visiting any school or colleges motivating the student, and meanwhile you will call by the CM for an urgent meeting. So apart from the versatility this job offers, here I will enjoy my each and every morning where I will get up with a purpose to serve my people in their bona fide, and in the evening when I will go to bed with more satisfaction. This would bring ultimate peace to me, and that is the real meaning of happiness in my life. And at last, I would say that after 5 years, wherever I would be posted, no matter, but I will enjoy my life. I will enjoy my work by contributing myself into the journey of India from being a developing nation to a developed nation. Thank you. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पलक एंड आई एम फ्रॉम BA फर्स्ट ईयर. और मेरा क्वेश्चन आपसे ही रहेगा कि दी हर एक पेरेंट के लिए लाइक UPSC इज़ एवरीथिंग, UPSC इज़ सुप्रीम. हर एक पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा, मतलब मोस्टली चाहते हैं कि उनका बच्चा UPSC करे, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो, मैथ्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, एनीथिंग. लेकिन मुझे नहीं लगता हर बच्चे का ये ड्रीम होता है कि वो UPSC करे. आप भी एक UPSC एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये आपका ड्रीम है, आपका पैशन फॉलो कर रही हैं, या आप अपने पेरेंट्स का ड्रीम फॉलो कर रही हैं? Your question is quite personal, but I want to say that dreams are not forced, and what are forced are not dreams at all. शुरुआत में मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसी किसी प्रिपरेशन में आऊँगी. इट वॉज़ माई फादर्स ड्रीम, बट व्हेन आई जॉइंड दिस इंस्टीट्यूशन, व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी, आई केम टू रियलाइज दैट एट लास्ट आई वॉन्ट टू सर्व द सोसाइटी, एंड दिस फील्ड विल गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक चेंजेस इन द लाइफ ऑफ पीपल फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल. बट एज यू हैव सेड दैट सिचुएशंस आर नॉट इक्वल फॉर ऑल. सोसाइटी हम माने या ना माने किसी तरह से इंडिविजुअल को इम्पेक्ट करती है, उनकी लाइफ पे उसका प्रभाव होता है. लाइक अ गुजराती गाय इज़ एक्सपेक्टेड टू इंगेज्ड इन बिजनेस and the Bengaluru individual to get a job in IIT, right? So at last I also think that it all lies in our hand. चाहे लाख दलदल हो, पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, और कौन कहता है कि छलने में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ जमने तक हाथ जमाए रखिए. आई लाइक योर क्वेश्चन, थैंक यू. नेक्स्ट इन अवर क्यू इज़ खुशी. प्लीज़ प्रोसीड विद योर क्वेश्चन. हेलो शिवानी दी, दिस इज़ खुशी. मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन योर ऑनगोइंग स्टडीज़? इट इज़ यूज़फुल और यूज़लेस फॉर यू? ओके, सो खुशी, इट वॉज़ अ ऑसम क्वेश्चन. सो जैसे कि मेरी कलीग अंशु ने बताया कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आई वुड ऑल्सो गो विद दिस एस्पेक्ट. एक जो सोशल मीडिया है वो एक मेजर मैटर बन चुका है कंसर्न का. जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं टेम्पटेशन के शिकार हो जाते हैं. अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो जैसे कि यूट्यूब है, आप उसके ऊपर जो प्लेलिस्ट होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं. हमारे यहाँ प्रिंस सिविल सर्विसेज में आपको कंटेंट बेस्ट प्रोवाइड होगा, लेकिन अगर आपको एज ए रिवीजन बेसिस पे वो वीडियोस यूज़ करनी है तो आप कर सकते हो. उसके अंदर आपको बहुत सारे एडिशनल चीज़ें मिलेंगी जो आप उन नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आप करंट अफेयर प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हो. एंड नेक्स्ट, एक जो ट्रेंडिंग ऐप है इंस्टाग्राम, उसके ऊपर जो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक क्या करते हैं कि वो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं. लेकिन उसके इंस्टीड आपको करना क्या चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं वहाँ, आप उन पेजेस पे जा सकते हो, एनिमेटेड वीडियोस मिलती हैं और बहुत सारे मेंटर्स भी मिलते हैं. अब मेंटर्स का मतलब ये नहीं कि आप उनकी स्ट्रेटजीज़ को अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे, स्ट्रेटजी तो आपको खुद की बनानी पड़ेगी. एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है हार्ड कॉपीज़. आपको हार्ड कॉपीज़ की फिर ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि टेलीग्राम यूज़ कर सकते हो आप. अगर बात करूँ मैं टेम्पटेशन की, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पूरे कट ऑफ हो जाओ, आप
अब कट ऑफ को भी आप एज ए पॉजिटिव देख सकते हो, जैसे कि 2023 के अंदर रैंक 31 लाए थे IAS आयुषी मैम। उन्होंने क्या किया, इसको एज ए मोटिवेशन यूज़ किया। शी वॉज़ लाइक कि अगर मैं IAS बन जाऊँगी तो अपनी ID पे IAS आयुषी लगाऊँगी, सो यू कैन यूज़ दैट। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ आप सोशल मीडिया को एज ए रिवॉर्ड यूज़ कर सकते हो। हम ह्यूमन बींग्स हैं, रोबोट्स तो हैं नहीं। अगर आपका एक सेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप एज ए उसे पॉजिटिव वे भी यूज़ कर सकते हो, अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि आपको सोशल मीडिया को यूज़ नहीं, यूटिलाइज़ करना है। सो आई वुड सजेस्ट कि यूज़ इट स्पेरिंगली। थैंक यू। Well said, Shivani. Instead of using social media, we have to utilize it. And everything has two sides. And it totally depends on us whether we use it to create ourselves or destroy ourselves. Unnati, it's your turn now. हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ उन्नति चौहान। मेरा सवाल प्रिया दी से है। हम सब जानते हैं कि आंसर राइटिंग कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है UPSC क्लियर करने के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि आपने उसकी कंटेंट और स्पीड कैसे इम्प्रूव की? हाय उन्नति, बेसिकली अभी तक जो हमने आंसर राइटिंग करी है 12th क्लास तक, उसमें हमने चीज़ों को मगअप करा है और उसको उधर जाकर वॉमिट कर दिया, बस ये वही होता है। लेकिन UPSC में हम जब मेंस लिखते हैं तो उसमें सारे फील्ड्स को कवर अप करके हमें अपना आंसर पुटअप करना होता है विद लिमिटेड टाइम। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, उस टॉपिक के ऊपर कमांड है तो आप कर पाओगे। तो एक्चुअली जो आंसर राइटिंग होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन को आप मोर इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हो, या तो आप जो आपके क्वेश्चन में की पॉइंट है उसको पिकअप करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर सेकेंडली कोई फेमस पर्सनैलिटी है उसकी कोई कोटेशंस है उसको यूज़ कर सकते हो। थर्डली डाटा या फिर फैक्ट्स यूज़ करके आपको जो इंट्रोडक्शन है उसको इफेक्टिव बना सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपका बॉडी। तो बॉडी को इफेक्टिव बनाने के लिए मेनली क्या होता है, हमें ना प्रॉब्लम्स दी होती है, उसका सॉल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वे फॉरवर्ड लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अपने बॉडी को आप इफेक्टिव बनाने के लिए फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हो, डायग्राम, मैप्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है चीज़ों को अंडरलाइन करना। जो आपके की पॉइंट्स है जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप अंडरलाइन करो, जिससे कि जो एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक करेगा तो उसका जो डायरेक्ट फोकस है वो आपके की पॉइंट्स पर जाएगा और ईजिली आपकी आंसर शीट है वो चेक हो जाएगी। तो एट लास्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हो कि आपका कंक्लूजन है जो बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, गवर्नमेंट को पॉलिसी है कोई, आपको उसके ऊपर कोई कंक्लूजन देना है तो आप तो ना ज़्यादा उस गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करो और ना ही ज़्यादा उसके फेवर में जाओ। आपको जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। और बात रही कि फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की जो आंसर राइटिंग है उस पर कैसे डिफरेंस है। अगर आप अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो तो इतना इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है नहीं कि आंसर राइटिंग होनी चाहिए। आपको फर्स्टली नॉलेज गेन करनी चाहिए, उसके बाद भी अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आज आपको एक टॉपिक करा दिया, उसके ऊपर पहले अच्छे से आप कमांड बनाओ, सारी फील्ड्स को उसके इंक्लूड करो, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल। इंक्लूड करने के बाद जो उस टॉपिक की जो PYQs है, PYQs पिकअप करो, उस पर आप अपने आंसर्स लिखो और आपके जो फैकल्टी मेंबर्स है उससे चेक कराओ। ऐसा अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो आप खुद ही देख लोगे कि आपकी जो आंसर राइटिंग है फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और एट लास्ट आपको तो पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो विद दिस यू कैन इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। थैंक यू। We all know that practice makes a man perfect. इसीलिए कबीरदास जी ने भी कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत के सील पर परत निशान। अगली बारी है अंजलि की। थैंक यू कन्यू दी। दिस इज़ अंजलि शर्मा और मेरा क्वेश्चन अक्षय भैया से है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम UPSC की सिलेक्शन रेट को देखते हैं तो उसमें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का जो रेशियो है वो लगातार हमें बढ़ता हुआ बताया जा रहा है। क्या ये बात वाकई में सही है, और अगर ये बात सही है तो ऐसा क्यों हो रहा है? इन प्रेजेंट टाइम बहुत लोगों का कॉमन परसेप्शन होता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स का सिलेक्शन रेट कम है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमैनिटीज़। बट अगर आप डेटा को डीपली एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा है। और लेट यू अंडरस्टैंड इन सिंपल वर्ड्स कि अगर 10 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं UPSC का तो उसमें से अराउंड 7 लाख लोग इंजीनियर्स या डॉक्टर्स फील्ड से होते हैं। सो इनका मतलब UPSC में सिलेक्शन रेट भी ज़्यादा है। और इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो UPSC के इंटरव्यू में जो कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं और जो लोग सेलेक्ट होते हैं, अगर उन दोनों का रेशियो देखते हैं तो इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स के सिलेक्शन रेट, सक्सेस रेट कम है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमैनिटीज़। और अगर हम स्टैट्स को उठा के देखते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ के अराउंड 45% सक्सेस रेट है और जो इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके 39 to 40% है।
सो हमें एक्सक्लूसिव नंबर पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें रियलिस्टिक सक्सेस रेट पे ध्यान देना चाहिए। Thank you, Akshay. Success in UPSC is more about individuals' efforts, determination, hard work, and skill rather than study of a particular field. Let us next hear it from Saraswati. What is her question? थैंक यू कनु दी। माई सेल्फ सरस्वती। मेरा क्वेश्चन रहेगा अनु दी से कि हिंदी मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम की तुलना में कम होता है, तो क्या ये सच है? अगर है तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? तो आपका सवाल ये है कि सिलेक्शन कम क्यों होते हैं और इसका रीज़न क्या है। तो ये बात सच है, सिलेक्शन थोड़े कम होते हैं। अगर हम देखें तो 2015-16 के अंदर जो सिलेक्शन रेशियो है वो 4 से 5% रहा है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं। देखा जाए तो 14,000 कैंडिडेट्स सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ में केवल 1400 ही इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं और 500 हिंदी मीडियम सेलेक्ट करते हैं, जिनमें कुछ का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो हिंदी के अंदर इसलिए कम सिलेक्शन होता है क्योंकि हिंदी के अंदर जो कंटेंट होता है वो कम अवेलेबल होता है और इंग्लिश में हम हर चीज़ का कंटेंट अवेलेबल होता है। वैसे देखा जाए तो बचपन से ही बच्चों को इंग्लिश मीडियम में प्रेफर किया जाता है, क्योंकि पहले ज़्यादा हिंदी मीडियम में डाला जाता था और उस मुकाबले अब देखें तो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा बच्चों को डाला जाता है, जिससे कि वो उस तरफ ज़्यादा गौर करते हैं। तो ये सिर्फ हमारे एक सोच का फ़र्क है कि हिंदी मीडियम वाले इतने कम क्यों हैं। बस एक माइंड सेट है ये हमारा, क्योंकि दोनों ही इक्वल हो सकते हैं। Thank you, Anu. Saraswati, you raised a vital question about the representation of Hindi medium students in UPSC exam. Ensuring equal opportunities to all is what matters. चलिए आगे बढ़ते हैं अमित की तरफ। आपका क्या सवाल है, आप किससे पूछना चाहेंगे? प्लीज़ गो अहेड। हाय शिवानी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि यूपीएससी की तैयारी में बैंक ऑफ रिसोर्सेज मिल जाती है, मगर क्या पढ़ना है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर क्या छोड़ना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? ओके, सो यूपीएससी इज़ एन अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम। तो आप यहाँ पे जो 80-20 का रूल है कि मतलब 20% में से 80% जो आपका एग्ज़ाम आता है वो यहाँ बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, और उसके बाद आपको PYQs के अंदर से गो थ्रू करना है। एंड देन उसके बाद बात आती है आपकी कंटेंट की, आपको वो चूज़ कैसे करना है। तो वो होगा, आप जैसे टॉपर्स शो होते हैं उनके अंदर आप टॉपर्स की जो स्ट्रेटजीज़ देखेंगे, उनके रिसोर्सेज देखेंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि वो कॉमन रिसोर्स ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम। अब गलती क्या कर देते हैं कि जो यूपीएससी हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए 2 से 3 क्वेश्चन अलग बुक से डाल देती है, लेकिन अब आप एक पूरी बुक को कवर करोगे सिर्फ उन 2 से 3 क्वेश्चंस के लिए। दैट्स नॉट द स्मार्ट वर्क। आपको करना क्या है, स्मार्ट वर्क करना है। आप जैसे कि यूपीएससी के कुछ फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि जियोग्राफी से मैपिंग हो गई, हिस्ट्री से बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, भक्ति एंड सूफी हो गया, और पॉलिटी में पार्लियामेंट हो गया। तो जो मेजर थिंग है वो ये है कि जो किंग है वो है कंटेंट। तो आपको मल्टीपल रिसोर्सेज की जगह एक रिसोर्स से मल्टीपल रिवीजन रखना है। मैं शीतल, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि 12th के बाद आपके पास बहुत से ऑप्शन थे, बट आपने प्रिंस कॉलेज को चुना। प्रिंस कॉलेज में आपका 3rd ईयर चल रहा है, तो मुझे ये पूछना था कि इतने सालों में आपने मतलब आप में क्या डेवलप हुआ, क्या आपने चेंजेस देखे खुद में? तो शीतल, आप जिस तरह पूछ रहे हैं कि क्या बदलाव आए हैं जब से कॉलेज ज्वाइन किया है, तो जब स्कूल की बात थी तो हम इतना सीरियसली नहीं लेते थे चीज़ों को कि आगे हम करियर में क्या सोचेंगे, क्योंकि हम उस टाइम कंफ्यूज रहते थे कि हम क्या सेलेक्ट करें क्या नहीं। उस वक्त हमें बताने वाले भी बहुत होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जब से हम कॉलेज ज्वाइन किया है तो इतने चेंजेस मैंने देखे हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है कि हम अपने करियर के बारे में सोचने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे लिए, क्योंकि हम आगे सोचते हैं कि अगर हमने 3 साल कर ली हैं तो अब अगले साल और क्या करना है। तो ये हमारी लाइफ के अंदर एक चेंजेस लेके आते हैं।
और बात की जाए तो मैंने ये कॉलेज क्यों चुनी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीका होता है पढ़ाई का भी, और हर चीज़ एकदम परफेक्ट वे में मिलती है, और हर पीरियड भी एकदम अच्छे तरह से लगता है, और नोट्स भी प्रीफर होते हैं, और टाइम टू टाइम एग्ज़ामिनेशंस भी होते हैं। सो बदलाव यही है कि जो बदलाव आते हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि कभी उतार चढ़ाव भी आते हैं, उन्हें हमें समझना पड़ता है, और कुछ चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी के अंदर, हम जो इन्हें फेस करते हैं तो ये हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये मदद करते हैं हमारी ज़िंदगी में कि हम आगे कैसे सोचें, क्या करें, जिससे हमें ये लगता है कि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए है आगे। First of all, good morning to all of you present here. Myself Rishika, and I want to ask my question from Harsh brother, that how do you feel after coming in Prince College, as you met 3-4 IS officer in this journey? So which is golden opportunity for you, and what the new things you learned from here? So you are like a little sister to me. So I'd like to answer in that way. You asked कि हम यहाँ आए और हमने 3-4 IS से मिले. It's for you. We have been here since 3 years and we have met 8 to 10 IS in our life. और मैं यहाँ आने से पहले किसी IS से नहीं मिला था. हम यहाँ आते हैं तो जैसे प्रिंस इंस्टीट्यूट है. प्रिंस इंस्टीट्यूट इज़ अ काइंड ऑफ इट्स ओन इंस्टीट्यूट. प्रिंस इज़ अ फार सक्सेसर. प्रिंस ने सक्सेस किया है सबको, प्रिंस ने एक सक्सेस दी है, और प्रिंस एक स्टोरी बताता है, और प्रिंस को देख के इट्स लाइक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हैं. तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये होल्ड करता है कि हमने इतने IS मिले हैं, सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम देम. जस्ट लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन कि डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है. वी मेट मैनी IS. द लास्ट वी मेट वाज डॉक्टर इंजीनियर राकेश खियालिया सर. ही वाज एन इंजीनियर. वी मेट मैनी डॉक्टर्स एंड मैनी इंजीनियर्स इन दिस लाइफ. सो हमें उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस पता पड़ते हैं, हमें पेशेंस, परसीवरेंस, कंसिस्टेंसी और कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करने के टिप्स पता पड़ते हैं, विच लाइक हमारे टीचर्स है who had been in this journey for years and so long, and one they are जिन्होंने सक्सेस अटैम्प्ट की है. तो हमें दोनों के एक्सपीरियंस से सीख मिलती है. हमें हमारे टीचर्स बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और हमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. व्हाट शुड वी डू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो हमें इस कंपटीशन में स्टैंड आउट कर पाएँ, हम इस कंपटीशन में खड़े रह पाएँ. तो मेन थिंग इज़ वी हैव टू फोकस ऑन पेशेंस, perseverance, consistency. The way we will be consistent, we will get success faster. Thank you, Harshvardhan, for sharing your experience and personal growth. If I say about Prince, it is an institution that supports growth, empowers students, and prepares us thoroughly for the UPSC exam. Now, I would like to offer the stage for conclusion to Anjali with my last words. Start where you are, use what you have, and do what you can. Please, Anjali. Thank you, Kanudi, for giving me this opportunity. Let's move to the end of the program. As you know, knowledge increases by sharing but not by saving. So, we want to thank our seniors to share their knowledge regarding their preparation of UPSC, RPSC, SSC CGL, and more, and experience of studying in the institute like Prince Civil Services. And also, we are very grateful to Prince Institute and its management, who provides us continuous opportunities to achieve the success. And at last, I would like to say that if you also have wish to make your future bright, then join Prince Civil Services as soon as possible.